ऑनलाइन उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा के बारे में। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा। जो कोई भी ऐसी हरकत जो रियल लाइफ में अपराध होती है वो ऑनलाइन भी अपराध ही मानी जाती है। ऑनलाइन दुरुपयोग किसी भी प्रकार का दुरुपयोग है जो इंटरनेट पे होता है, चाहे वह चैट पर हो, मैसेज बोर्ड पे हो, किसी मंच पे हो, सोशल मीडिया के पे हो, या आप ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हो उस समय हो। तो किसी भी तरीके की बदतमीजी, किसी भी तरीके का अपराध जो ऑनलाइन होता है उसे ऑनलाइन उत्पीड़न माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार की सूचना के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। जब आप अपने द्वारा अनुभव किए गए ऑनलाइन दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत करने हेतु पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वे आपसे एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने द्वारा अनुभव की गई घटना और दुर्व्यवहार के बारे में सारी जानकारी दें। फिर एक पुलिस स्टेशन में आप साइबर सेल पे भी जा सकते हैं। साइबर सेल हर राज्य में मौजूद है और कुछ पुलिस स्टेशनों से में साइबर अपराध पर काम करने हेतु एक यूनिट नामित हो सकती है। ये सेल या यूनिट ऑनलाइन हिंसा जैसे कि ऑनलाइन स्टॉकिंग, हैकिंग आदि मामलों में आपकी मदद करेगी। कई राज्यों में आप साइबर सेल की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको इनमें से एक करना होगा। या तो आप अपने राज्य की साइबर सेल वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, या पुलिस स्टेशन से संपर्क करें जहां आपको एफआईआर दर्ज करना होगा जो साइबर सेल को आगे भेजा जाएगा। फिर देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है जिसका उपयोग करके भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको राज्य सरकार की विशिष्ट वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है। नागरिक के लिए सेवाएं सेक्शन में शिकायत दर्ज करें और साइबर अपराध की सूचना दें पर क्लिक करें। यहाँ आप अपराधी, पीड़ित और घटना के बारे में किसी भी सहायक सबूत जैसे कि स्क्रीनशॉट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप अज्ञात रूप से या अपनी पहचान के साथ सूचना दे सकते हैं और आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब इस पोर्टल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आप सीधे साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों को अज्ञात रूप से भी किया जा सकता है। आप महिलाओं, बच्चों से संबंधित अपराध की रिपोर्ट करें या अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें। तो ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, ऑनलाइन अपराध होते हैं, वो उनका कानून थोड़ा अलग हो जाता है। और अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जो यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून जो है सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। तो अगर ऑनलाइन भी महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं के लिए होता है तो उनके लिए अलग पोर्टल है। लेकिन कोई ऑनलाइन गाली गलौज कर रहा है, आपके रिलीजन के नाम पे आपको कुछ कह रहा है, या किसी ने आपका अकाउंट हैक किया है, तो इस चीज़ पे जो कानूनी प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा मिलती है, ये महिलाओं को भी मिलती है और मर्दों को भी मिलती है। तो इसलिए आप अगर एक स्पेसिफिक बाल उत्पीड़न या महिला उत्पीड़न का केस है तो महिलाओं या बच्चों से संबंधित साइबर अपराध की रिपोर्ट पे क्लिक करें, या फिर आप अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें ऑप्शन पे क्लिक करें। यदि आप अपनी शिकायत ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा और एक अकाउंट बनाना होगा तथा रिपोर्ट और ट्रैक करें का चयन करना होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह की ऑनलाइन दुर्व्यवहार में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं और इनके लिए क्या कानून है, क्या पनिशमेंट है। सबसे पहले अपमानजनक भाषा और फोटोशॉपिंग। यदि कोई आपके खिलाफ ऑनलाइन अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है या आपकी तस्वीर में अपमानजनक या यौन रूप से फेरबदल करता है तो उस व्यक्ति को कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। अपमानजनक भाषा या तस्वीर या वीडियो इन चीज़ों से संबंधित हो सकता है, या तो आपके प्रति यौन रुचि या यौन इच्छा की भावना या खुलासे से, या यौन मामलों में से किसी भी अत्यधिक रुचि से, या
ऐसी सामग्री से जो ऑनलाइन पढ़ने या देखने पर आपके चरित्र को हानि पहुंचाए या दूषित करे, जैसे कि पोर्नोग्राफी। पहली बार दोषी सिद्ध होने पर 3 वर्ष की जेल और 5 लाख तक के जुर्माने की सजा है, और दूसरी बार दोषी सिद्ध होने पर जेल की सजा 5 वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माना 10 लाख तक हो सकता है। फिर देखते हैं कि जैसे जब आप किसी के सामने हो, आप किसी के सामने बात कर रहे हो तो बात और होती है, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि काफ़ी बार लोग ऑनलाइन होते हैं, जो उनका नाम होता है उनकी सेम आइडेंटिटी नहीं रहती है, लोग किसी और नाम के पीछे छुप के शारीरिक चोट की धमकियां काफ़ी बार देते हैं। तो आपको शारीरिक कष्ट या उत्पीड़न की धमकियों से ऑनलाइन डराया जा सकता है और इसे अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको फेसबुक पर मैसेज करता है कि वो आपको मारेगा, तो ये शारीरिक कष्ट की धमकी माना जाएगा। आप संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी यहाँ पे हुए हैं आपकी पुलिस या फिर साइबर सेल। कानूनी शब्दों में इसे आपराधिक धमकी कहा जाता है और इसके लिए 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। फिर एक और चीज़ जो होती है वो होती है साइबर स्टॉकिंग। अब ये साइबर स्टॉकिंग का जो अभी इसके पहले हमने जो बात की थी अपमानजनक भाषा, या फिर जो हमने बात की थी शारीरिक चोट की धमकी, वो जो बातें थी उन पे कानून महिलाओं और मर्दों दोनों के लिए है। लेकिन साइबर स्टॉकिंग की बात जब आती है, साइबर स्टॉकिंग का कानून केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला द्वारा उपयोग किए गए किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे नज़र रखता है तो उसे साइबर स्टॉकिंग माना जाएगा, जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संचार का कोई भी दूसरा रूप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह स्पष्ट करने के बावजूद कि आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में रुचि नहीं रखती हैं, फिर भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे संपर्क कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वह आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। तो इसे आपने किसी को बोल दिया कि भाई मुझे तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो इंसान आपको बार बार सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहा है, तो इसे ऑनलाइन स्टॉकिंग माना जाएगा। जो कोई भी आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, यदि पहली बार दोषी पाया गया तो उसे 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। फिर एक और चीज़ जो ऑनलाइन हो सकती है, और ये जो बात है ये महिलाओं और मर्द दोनों के लिए है, वो जो है आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी। पहचान की चोरी का मतलब किसी के द्वारा बेईमानी से आपका पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या अन्य विशिष्ट पहचान फीचर को चोरी करना और उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, यदि आपका क्लासमेट आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड चुराता है तो ये पहचान की चोरी का उदाहरण है। पहचान की चोरी के लिए 3 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया, काफ़ी लोग जो है अपना सही नाम सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे नहीं देते हैं, या फिर कोई नाम ही नहीं देते हैं। तो जैसे कि आप काफ़ी बार देखेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको अज्ञात धमकियां या ब्लैकमेलिंग एक अज्ञात अकाउंट के थ्रू हो सकती है। यदि आपको ऑनलाइन अज्ञात धमकियां मिलती हैं या आपको ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जाता है, तो आप साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर से बताना चाहूँगा, ये जो कानून है ये भी महिलाओं और मर्दों दोनों के लिए है। शिकायत दर्ज करने के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है। कौन आपको धमकी दे रहा है ये पता करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ये पुलिस और साइबर सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही आपको पूरी जानकारी ना हो, परंतु आपको जो कुछ भी पता है उसे आपको पुलिस को बताने की कोशिश करनी चाहिए। आपको धमकी देने या ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। फिर एक चीज़ है अपमानित करना। यदि कोई जानबूझकर और बदले की भावना से कुछ करता है या लिखता है जिससे आपके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान होता है, तो इसे कानून के तहत अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके धर्म को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अप्रिय नामों से संबंधित करके अपमानित करता है, ऐसे कार्यों के लिए 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। फिर
अगली चीज पे जो मैं आ रहा हूँ ये है आपकी व्यक्तिगत फोटो या वीडियो। यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके व्यक्तिगत फोटो या वीडियो को प्रकाशित या वितरित करता है तो इसे अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें लेता है और उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रकाशित करता है तो उसने गोपनीयता के उल्लंघन का अपराध किया है। इसके लिए 3 वर्ष तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। कामकाजी महिला की तस्वीरें लेना, देखना या प्रसारित करना भी अपराध है। इसे वॉयरिज्म करना कहते हैं। वॉयरिज्म यानी कि ताक झांक, और इसके लिए 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सजा है। फिर एक चीज और जो हो सकती है वो है अकाउंट पर कब्जा या अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि अनधिकारित एक्सेस करना। यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके ऑनलाइन अकाउंट पर कब्जा कर लेता है, आपके डेटा या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर पर एक्सेस करता है, तो वह व्यक्ति अनधिकारित एक्सेस के अपराध का दोषी है। जैसे कि यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस कर लेता है। इस तरह के अपराध के लिए अपराधी को आपको 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि के माध्यम से मुआवजा देने के लिए मुआवजा देना पड़ सकता है, लेकिन ये तब होगा अगर उन्होंने एक्सेस करके कुछ गलत इस्तेमाल किया है। जैसे कि मान लीजिए आपका ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस कर लिया, जीमेल अकाउंट एक्सेस कर लिया और उससे उन्होंने आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएट कर लिए। हालांकि ये साबित करना ज़रूरी है कि अपराधी ने आपके अकाउंट को बेईमानी से एक्सेस किया है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिए कि अलग अलग कौन से अपराध ऑनलाइन हो सकते हैं और उसके लिए क्या कंप्लेन हो सकती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी चीज़ों के लिए मैंने आपको ये बताया है कि ये अपराध है, इसमें क्या पनिशमेंट है और आप पुलिस के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जैसे कि आप लोग में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और हमने भी पहले चर्चा की है कि पुलिस के पास जाके कंप्लेन करना हमेशा बहुत आसान नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जिस सोशल मीडिया नेटवर्क पे हैं, जैसे कि आप फेसबुक पे हैं और फेसबुक पे कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या कोई आपको गलत मैसेजेस भेज रहा है, तो फेसबुक के भी कुछ रूल्स होते हैं जो इस चीज़ के ऊपर आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, व्हाट्सएप पे अगर कोई आपको गलत तरीके के मैसेजेस कर रहा है तो व्हाट्सएप के भी खुद के रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले पुलिस के पास तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए और आपको चाहिए कि ये इंसान अभी रुक जाए, तो आप देखिए कि जो जिस नेटवर्क पे आप हैं, जिस मंच पे आप हैं, उसके क्या रूल्स हैं इस चीज़ को लेके। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास एप्पल का फ़ोन है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी फ़ोन्स में कुछ स्पेसिफिक फ़ोन नंबर्स को ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है। तो आप उस ऑप्शन को देखिए और उसके हिसाब से अपने, क्योंकि मैं इसमें आपको प्रोसेस नहीं बता सकता क्योंकि हर फ़ोन का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर हर एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन में ये ऑप्शन रहता है कि आप एक नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप जो है उन ऑप्शंस को देखिए। पुलिस के पास तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली चीज़ों को रोकने के लिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए आप कोशिश करें कि आप अपने फ़ोन पे ब्लॉक करें और सोशल मीडिया नेटवर्क पे ब्लॉक करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले हफ्ते फिर इसी समय ऐसा एक सेशन करेंगे और उस सेशन पे हम कौन से विषय पे सेशन करेंगे उसका निर्णय भी आप लोग ही लेते हैं। तो शनिवार को हम एक वोट पब्लिश करते हैं, आप लोग उसमें वोट करिए और आप बताएं कि अगला टॉपिक किस पे होना चाहिए। ये एक हरीश कुमार जी का एक सवाल है जिस पे मैं जवाब देना चाहूँगा। तो आपने जैसे जो नाम लिए, सरदार पटेल, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, अब सरदार पटेल और भगत सिंह के बारे में तो मैं नहीं जानता कि इसमें लीगली एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर कोई गलत लिखता है तो उस चीज़ में SC/ST POA एक्ट, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
और बाकी जो आपने लीडर्स की बात की उसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करके ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको गलत जवाब नहीं देना चाहता हूँ। और आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़ने के लिए शुक्रिया।